दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम साधना, आप सभी का स्वागत है एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी के ज़बरदस्त प्रश्नों की, जो आपके टेट सीटेट या किसी भी अगर शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये एक छोटा सा मॉक टेस्ट रहेगा आज का। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि पाहन का पर्यायवाची है। यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया पाहन। पाहन का पर्यायवाची क्या होता है? अगर आप पर्यायवाची का मतलब होता है कि उसका अर्थ, पर्यायवाची पाहन का पूछा गया कि पाहन का पर्यायवाची क्या होता है। पहला है पत्थर, दूसरा ऑप्शन है पैर, तीसरा ऑप्शन है पर्वत और चौथा ऑप्शन है मेहमान। तो आप याद रखिएगा कि पाहन का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? तो पाहन का मतलब होता है पत्थर। यहाँ पर पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। पहला विकल्प है 5 प्रकार के होते हैं, दूसरा विकल्प है 3 प्रकार के होते हैं, तीसरा विकल्प है 2 प्रकार के होते हैं और चौथा विकल्प है 1 प्रकार के होते हैं। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं तो आप देख लीजिएगा, छंद होते हैं 3 प्रकार के। यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। लेकिन ये जानना जरूरी है कि छंद 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है मात्रिक छंद। पहला कौन सा है? मात्रिक। दूसरा है वर्णिक छंद, और तीसरा है आपका मुक्तक छंद। मात्रिक का मतलब होता है जो मात्रों के आधार पर छंद गिना जाता है। वर्णिक का मतलब होता है जिसमें वर्णों के आधार पर छंद हो, और मुक्तक का मतलब होता है जिसमें वर्ण और मात्रा दोनों की बात कही गई हो, वो हो गया आपका मुक्तक छंद। ठीक है। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक कर देंगे? हम दूसरा विकल्प लॉक कर देंगे कि छंद होते हैं 3 प्रकार के। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। यहाँ पर क्या बात की गई कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। दूसरा है महादेवी वर्मा को, तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद को और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। महादेवी वर्मा की बात करें तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है छायावादी कवि, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है हिंदी गद्य का जन्मदाता। क्या कहा जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। यहाँ पर पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है। यहाँ पर पूछा गया कि बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है। ये शब्द है आपका बीड़ा पाड़, और इसमें पूछा गया कि कौन सा समास है। तो पहला है द्वंद्व समास है, दूसरा है बहुव्रीहि समास है, तीसरा विकल्प है कि कर्मधारय समास है और चौथा विकल्प है द्विगु समास है। ठीक है। तो बीड़ा पाड़ी, बीड़ा का मतलब होता है बीड़ा को धारण करने वाली, यानी कि किसकी बात की जा रही है? माँ सरस्वती की बात की जा रही है कि बीड़ा को कौन धारण करता है? तो माँ सरस्वती धारण करती हैं। तो यहाँ पर द्वंद्व समास की बात नहीं की जा रही है, कर्मधारय की बात नहीं की जा रही है, द्विगु की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? बहुव्रीहि समास की बात की जा रही है कि जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो। आपको किताबों में मिलेगा, हम बार बार आपको बताते हैं कि जिसमें तीसरा पद प्रधान हो वो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। लेकिन आप कैसे जानोगे कि इसमें तीसरा पद प्रधान है? सिंपल सी बात है कि जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो वो आपका बहुव्रीहि समास होता है। ठीक। क्योंकि यहाँ पर माँ सरस्वती तो कहीं दिख नहीं रही है, आप उसका अर्थ निकाल लो। अगर आपको अर्थ कुछ अलग सा दिखता है तो समझ लीजिए वो कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया कि कक्षा में कुछ बच्चे बैठे होंगे। इसमें क्या, कौन सा विशेषण है? यहाँ पर विशेषण पूछा जा रहा है। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। और पूछा गया कि कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? तो पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, तीसरा है गुणवाचक विशेषण और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ये तो आपका निकल जाएगा। कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं, क्या इसमें गुण की बात की जा रही है? बच्चे के गुण की बात की जा रही है कि बच्चे अच्छे बैठे हैं या बुरे बैठे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये भी आपका
अब आपको पहले और दूसरे में देखना है कि निश्चितवाचक विशेषण या फिर अनिश्चितवाचक विशेषण। ठीक, तो क्या पूछा गया कि कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। कुछ का मतलब पता नहीं कितने बच्चे बैठे हैं। यहाँ ऐसे तो नहीं लिखा है कि 10 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, 30 बच्चे बैठे हैं। जब भी आपको नंबर की बात की जाए कि कक्षा में 10 बच्चे बैठे हैं या फिर सभा में 30 बच्चे बैठे हैं, वहाँ पर 10 किताबें रखी हैं, जहाँ पर आपको नंबर का पता लगे कि यहाँ पर 10 है, 20 है, 30 है, हमें पता चला कि कितना है, तब आप निश्चित संख्यावाचक मारिएगा। ठीक है, जब यहाँ पर हमें कुछ पता ही नहीं है कि कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं, सभा में कितने लोग हैं, लड़ाई में कितने भाग लिए, कितने वहीं पर रह गए, तो यहाँ पर कौन सा लगाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक। यानी कि हमें नंबर का ज्ञात नहीं है कि वहाँ पर कितने बच्चे बैठे हैं, तो इसलिए हम अनिश्चित संख्यावाचक को टिक कर देंगे। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा? आपका दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है कि गमन का विलोम शब्द है। गमन मीन्स क्या होता है? जाना, और आने का क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा, गमन हो जाएगा, ये भी दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो गमन का मतलब भैया गमन हो जाता है, क्योंकि गमन का विलोम ही गमन होता है। गमन का यहाँ पर क्या पूछा गया? विलोम होता है। ये दोनों आपका सेम है तो होगा नहीं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि गमन का विलोम होता है आगमन। जब कोई जा रहा है तो इसका मतलब गमन हो गया, कोई आ गया तो उसका आगमन हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि वाचनालय में संधि पूछा गया कि वाचनालय में कौन सी संधि है। पहला है दीर्घ संधि है, दूसरा विकल्प है गुण संधि है, तीसरा विकल्प है वृद्धि संधि है और चौथा विकल्प है विसर्ग संधि। ठीक है, तो वाचनालय का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाच धन नालय बराबर हो जाएगा वाचनालय। और आपको क्या देखना है? अगर आपको बड़ा आ दिख जाए, बड़ी ई दिख जाए, बड़ा ऊ दिख जाए, तो आप क्या लगा देंगे? तुरंत आप दीर्घ लगा देंगे। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। स्पर्श व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन का वर्ग के, यानी कि हर वर्ग के आपके 5 अक्षर। का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो पहला है 30 होते हैं, 25 होते हैं, 24 होते हैं या 40 होते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25, यानी कि दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। कितने हो गए? 25 हो गए। यानी हर वर्ग में क्या है? 5 गुणे 5 बराबर कितने हो गए? 25 वर्ग व्यंजन हो गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिंदी में कारक की संख्या पूछा गया कि हिंदी में कारक की संख्या कितनी है। तो पहला 8 होते हैं, दूसरा विकल्प है 7, तीसरा विकल्प है 6 और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो हिंदी में कारक की संख्या होती है कितनी? 8 होती है। ठीक, अगर संस्कृत में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? कमेंट में आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रुपया पैसा में समास है। रुपया पैसा में समास है, कौन सा समास है रुपया पैसा में? तो पहला है द्वंद्व समास है, दूसरा है द्विगु समास है, तीसरा है तत्पुरुष समास है और चौथा है अव्ययीभाव समास है। क्या पूछा गया? रुपया पैसा। हम आपको क्या बताएं, समास की अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें आप समास अच्छी तरह डिटेल में पढ़े होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक। ठीक है, कि जो योजक चिन्ह होते हैं वो 99% आपके काम करते हैं, लेकिन 1% आपका काम करता है और। ठीक है, अगर आपको दोनों पद समान और दूसरा आपको विलोम मिल जाए तो आप क्या लगा देंगे? तुरंत वहाँ पर और लगा देंगे कि रुपया और पैसा, और आप यूज करके देखिएगा, तभी आपका समझ लीजिए कि इसमें एक दूसरे के पद क्या होते हैं? विलोम होते हैं। तो क्या है? रुपया और पैसे में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। पहला विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूज, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से ये मॉक टेस्ट लगाया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि ये शिक्षा राष्ट्र हित में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लासेस।